नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने नेता अरुण कुमार जी। उनसे बात करते हैं। चुनाव में एक्शन में आ गए हैं। अरुण जी, आपने एक कार्यक्रम किया था, बहुत भीड़ जुटी थी। क्या भूमिका होने वाली है अरुण बाबू की इस चुनाव में? स्वामी सहजानंद सरस्वती की ये पुण्यतिथि का आयोजन था और ये कार्यक्रम पिछले 4 वर्षों से मैं दिल्ली में कर रहा था। इस बार साथियों की इच्छा थी कि पटना में हो, तो निश्चित तौर से ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। हम लोग 40 वर्षों से स्वामी जी को मना रहे हैं। और जब मैं पहली बार 2000 में 99 में तो 2000 में या 2000 में ही 99 में ही जो मेरा मेडन स्पीच हुआ था स्वामी जी पर हुआ था। और उसके बाद लोकसभा में भी स्वामी जी जब भी किसान पर चर्चा होती है तो केंद्र बिंदु होते हैं और देश में मनाया जाता है। हम भी उसके एक कर्मी हैं और इसी में रविंद्र भवन में कल आयोजन किया गया। दिल्ली में तो मनाते हैं, आप शुरू से मनाते रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव को लेकर ही मनाया, लेकिन बिहार में इस बार आपने मनाया तो उसका तो विशेष मकसद है ना भाई। और बात तो ठीक है, हम लोग राजनीतिक जीव हैं तो मकसद तो होता ही है, लेकिन ये मेरे कार्यक्रमों का हिस्सा है। ये होता है, ऐसे भी होता, चुनाव नहीं भी होता तो भी होता रहा है। चुनाव में लोगों की उत्सुकता थी, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, शांत बैठे हैं। तो पटना में करने से पुराने जितने साथी थे प्रदेश भर के लोग आए और ये बात ज़रूर है कि हमने कहा कि भाई मेरा माइंडसेट एनडीए के साथ है। कभी भी मैंने इसको छोड़ा नहीं है। टेक्निकल तरीके से मैं अलग हूँ, लेकिन मन में जो है वो फीलिंग है। लोगों को हमने कहा कि ऐसा कोई कदम शायद मैं ना उठाऊं, परिस्थिति बस कभी कभी कुछ कर देता हूं गुस्से में, तो जिससे एनडीए को कोई घाटा हो। आप तैयार रहें। तो इस बार क्या करने वाले हैं? एनडीए की मदद करने वाले हैं? भाई नहीं भी मांगता है तो बेलागंज में तो बिना मांगे मैंने दिया समर्थन। तो मन में भाव वही है। अभी मांग हो रही है आपके बेटे को जहानाबाद से चुनाव लड़ाने की। अब ये तो राजनीति में आ गए हैं तो कहीं न कहीं लड़ेंगे ही, लेकिन कहाँ लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे अभी तय नहीं। जहानाबाद तो बहुत आपका मजबूत सीट है। जहानाबाद के हैं तो जहानाबाद से हारते भी हैं जीतते भी हैं, इसलिए मजबूत सीट का तो परिणाम के हिसाब से जुड़ा रहता है। आरजेडी को आप हरा सकते हैं वहाँ। अब कौन सामने होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो जो आरजेडी के विधायक है वही ना सामने होंगे। हाँ, मतलब राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़ा जाएगा। अभी जिस तरह से कांग्रेस ओबीसी ईबीसी कर रही है, दलित कर रही है, तो कांग्रेस में घमासान भी मचा हुआ है। अखिलेश सिंह ने उठाया सवाल कि भाई हमारा परंपरागत वोट है स्वर्ण समाज, और उसको नज़रअंदाज करके ओबीसी ईबीसी दलित करने से और काम बिगड़ जाएगा। नहीं, देखिए ये बात है कि ओबीसी जिसको जगाया है कर्पूरी ठाकुर ने, और ओबीसी अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट हुआ है। ये डॉक्टर लोहिया भी कहते थे कि ईबीसी का जो हिस्सा है, कुछ जातियां सामाजिक न्याय के नाम पर उनके हिस्से का दुरुपयोग करती रहती है, तो वो तो ठीक है। जहाँ दलित और अति पिछड़ों का सवाल है, उनको उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही है कि आप किसी को दबा करके नहीं, उसके शक्ति के हिसाब से उसको सशक्त बनाने का और
आगे बढ़ाने का है। ये काम तो ऊंची जाति के लोग ही करते रहे हैं, चाहे वो रामानंद मिश्र हों या रामानंद तिवारी हों, राजनारायण हों या पंडित जदुनंदन शर्मा हों। तो ये काम तो सचिदा बाबू ने भी किया, अरुण कुमार भी यही करते हैं। अरुण कुमार भी यही करते हैं। अरुण कुमार को कठिनाई ये है कि जो सामाजिक न्याय के नाम पर ढोल पीट करके अपना पेट भरते हैं, ये शिकायत रहती है कि कम से कम वो हम लोगों को भी बख्शें, नज़रअंदाज ना करें। अभी आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा ध्यान रखती है, ईबीसी का और दलित का? देखिए, नीतीश कुमार जी ने इस अभियान को मजबूती दी है, जो कर्पूरी ठाकुर के चिंतन का था, सोच का था, और एनडीए ने इस काम को मजबूती से किया है। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं ईबीसी दलित को जोड़ने की, कितनी सफलता मिलेगी? करनी चाहिए, करनी चाहिए। जहाँ सैचुरेशन होता है तो कुछ लाभ उनको मिलेगा। लोकसभा चुनाव में तो लाभ मिला है, ज़रूर मिला है। उसके कई कारण हैं, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और चिंतक हैं उनको इन विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। आपको देखिए, तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से 7 कुशवाहा समाज के उम्मीदवार उतारे मैदान में, 2 सीटों पर जीत भी हो गई। बीजेपी और जेडीयू से केवल 1 उम्मीदवार उतरा सिवान में, वो भी जेडीयू से। बीजेपी से 1 भी कुशवाहा उम्मीदवार नहीं बना। आपको लगता है कि ये नाराजगी कारण बनी एनडीए की हार की? बिल्कुल, वह एक फैक्टर है। क्या करना चाहिए बीजेपी? उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सभी लोगों को। लौकुश समीकरण इंटैक्ट नहीं रहा नीतीश कुमार का? नहीं, नीतीश कुमार जी का वो थोड़ा कहीं इसमें आया है, बीजेपी में एनडीए एज ए होल कहीं आया है, तो उसको लोगों ने, देखिए, स्वाभाविक एनडीए के वोटर हैं लौकुश, स्वाभाविक, और सहज महसूस करते हैं एनडीए के साथ, लेकिन फिर भी जा रहे हैं आरजेडी के साथ। जाते हैं इसलिए कि आप उसको उचित सम्मान नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक है। मनुष्य तो जीवन में अपनी ताकत को बढ़ाता है, तभी तो समाज को बांटता है, और ये काम सब लोग करते रहे हैं, तो हिस्सेदारी तो मिलनी चाहिए। अच्छा, विधानसभा चुनाव भी आप लड़ने पर विचार कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं लड़ता नहीं हूँ। आप लड़ाएंगे? हम लड़ाएंगे। इस पर क्या मुद्दा होगा अरुण बाबू चुनाव में? आपको क्या लगता है, एकदम एज ए पर्यवेक्षक न्यूट्रल होकर बताइए। देखिए, अभी विकास और कानून व्यवस्था, ये 2 लोगों के सामने है। रोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी है, रोजगार के अवसर दिए गए हैं एनडीए के द्वारा, लेकिन बीच में जो घालमेल हुआ है, सत्ता का इधर से उधर हुआ है, तो उसमें महागठबंधन भी क्लेम करता है कि हमने भी रोजगार दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार में 5 लाख लोगों को रोजगार मिला, मैंने दिलवाया। नहीं, खैर, उनके कहने से मुख्यमंत्री वो नहीं थे ना, मुख्यमंत्री को ही क्रेडिट जाएगा ना, भले सब मंत्री लोग काम करें धुन करके, तो क्रेडिट या डिस्क्रेडिट तो मुख्यमंत्री को जाता है। उनके कहने से तो ये होगा नहीं। जब वो फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री होंगे और कुछ करेंगे तो उसका क्रेडिट उनको मिलेगा। ऐसे कहना स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता में थे तो वो भी हिस्सेदार उसके हैं क्रेडिट के, लेकिन सोल क्रेडिट उनको नहीं जाएगा, सोल क्रेडिट मुख्यमंत्री को ही जाएगा, नीतीश कुमार को ही गया है। लेकिन बावजूद बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो ये सारे चीज़ पब्लिक किस रूप में देखती है, कैसे देखती है, वो तो समय के ये में है। तेजस्वी यादव, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर
नीतीश कुमार की सेहत, मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट की मांग करते रहे हैं। और नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से उपहारों की सौगात की झड़ी लगा दी है, 94 लाख घरों में 2 लाख रुपया भेजने की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाने का ऐलान, ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानते हैं? बिल्कुल चुनावी दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है। एक ऐसा सेक्शन जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम है, उसके पास पैसा जाएगा तो इकोनॉमिक वाइब्रेंसी भी होगी और वहाँ एक विश्वास भी पैदा होगा। इसलिए मास्टर स्ट्रोक है। और जितने भी पॉलिटिकल फैसले लिए गए हैं या विकास के मुद्दे पर जो काम किए गए हैं, तो नीतीश कुमार के कार्य क्षमता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मतलब ये मेडिकल रिपोर्ट ही ना एक तरह से नीतीश कुमार ने जवाब दे दिया अपने काम से। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन ये जो विपक्ष है उसके लिए एक मुद्दा बनता है, वो तो कुछ से कुछ बोलेगा, लेकिन सत्ता पक्ष का जो परसेप्शन डेवलप किया गया उसको तो अपने कार्यों से, अपने पॉलिटिकल डिसीजन से नीतीश कुमार जी ने सबको ध्वस्त कर दिया। अभी सर्वे जो लगातार आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव पहले नंबर पर एज ए मुख्यमंत्री लोगों की पसंद बने हुए हैं। हालांकि उनकी लोकप्रियता घट रही है। पहले 3 महीना पहले 36% लोग चाहते थे, अब 34% लोग चाहते हैं। प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर थे, 18% लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं, दूसरे नंबर पर थे। अब नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये क्या है खेल? देखिए, आप तो पुराने विश्लेषक हैं राजनीति के। मैं ये मानता हूँ कि ये जो है इंडिविजुअल परसेप्शन और इन टोटलिटी में जो किसी चीज़ को मानते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाता है। बहुत लोगों को 22% मिल जाता है और सीट मिलता है 12 को। तो ये विषय नहीं है सत्ता किस कदर जाएगी, क्योंकि जो वेवरिंग वोट होता है वो सत्ता के भी निर्णय के हिसाब से प्रभावित होता है। और मैं मानता हूँ कि 10 से 12% वेवरिंग वोट होता है। वो सत्ता किसकी आएगी उसके हिसाब से पब्लिक निर्णय लेती है। दूसरी चीज़, कुछ लोग एडमेंट होते हैं, जैसे कुछ लोग अभी भी जो अराजक की स्थिति थी लालू जी के नेतृत्व में उसको भूल नहीं पाए। क्राइम का ग्राफ इधर भी बढ़ा है, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं दिखते हैं। उनको वो कालखंड याद आता है, कालखंड याद आता है और फिर कुछ कमी एनडीए में देखते हैं तो भी सिकुड़ जाते हैं, कहते हैं ना ठीक ही है, उससे बढ़िया है, उससे बढ़िया है। उनके मन से अचानक निकल जाता है। जो व्यक्तिगत तौर पर बहुत अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं, उनको भी अंत में सरकार किसकी बनेगी, तो सरकार तो नीतीश कुमार की बनेगी, बीजेपी रहेगा। ये दोनों एक इंटैक्ट रहेंगे और एलाइज भी कुछ हैं इनके सब। यदि एनडीए ठीक रहेगा तो सरकार इन्हीं की बनेगी। कुछ ऐसे काम हैं जो समर्थक आरजेडी के तेजस्वी का वोट जितना प्लस नहीं करते हैं वो माइनस करते हैं, तो उसको ये संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि लाठी सबसे प्रमुख चीज़ है। तो उससे जो वो सेक्शन जिसको ईबीसी कह रहे हैं वो सेक्शन सहमा रहता है। वो कितना भी आकर्षण पैदा करें। आप एक गांव का सर्वे कीजिए, मैं जात नहीं बताऊंगा, कि 5 लोग मारे गए हैं पिछले 5 वर्षों में। और एक जाति के द्वारा मारे गए हैं, उसमें कोई ऊंची जाति के लोग नहीं हैं, सब सामाजिक न्याय के लोग मारे गए हैं। उस गांव में मैं गया था, जब घटना होती है तब मैं जाता हूं। कुशवाहा लोग हमको वोट करते थे, अब नहीं किए हैं,
मैंने हम अलग हैं उस धार से तो नहीं किए हैं, लेकिन उनको इस बात की पीड़ा है। आप कम से कम बोलते तो हैं। और वहाँ जो उनका सांसद है वो नहीं गया भाई। उससे ये किसी जात में तुम पैदा लो, अन्याय के खिलाफ तो बोलोगे। उसी के लोगों ने मारा होगा। हाँ, अंडा बेचने वाले को अरवल में कोहड़ौल एक गांव है, अभी भी न्याय नहीं मिला है। और सरकार नहीं है, तब सरकार रहेगी तो ऐसे लोग, ऐसा क्या होगा, इनका क्या होगा? तो उनको हुड़दंगाई का डर डरा रहा है अति पिछड़ों को, आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तेजस्वी को सीएम बनने से रोक रहा है। रोक रहा है, यही रोक रहा है। ये सबसे बड़ा हर्डल है। नहीं तो मेहनत लोग कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नायक कौन होगा जिसके नेतृत्व में क्या क्या ईबीसी को भुगतना पड़ेगा, या जो जहाँ कमज़ोर स्थिति में भूमिहार है, राजपूत है, 2 घर है, 4 घर है, या अन्य मुसलमान भी जो परंपरागत उनके वोटर रहे हैं। अब तो ये एनडीए की सरकार ने सब कब्रिस्तान को घिरवा दिया। नहीं तो सोल राइट समझते थे कि हम खुद अपने ये में बाउंड्री बनवाया, हम अपने फंड से कब्रिस्तान का तोड़ करके भैंस बांध दिया। प्रशासन डर रही थी। होली के दिन हम और अकबर साहब गए वहाँ, हमने कहा कि गोली चलेगी तो चलेगी, तो अनर्थ हो रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति है कब्जा कर लेने का, इसको तो छोड़ना होगा, तभी तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। इसलिए अभी बहुत दूर है इस वातावरण से मुक्त होने, कराने, दिलाने और इस हुड़दंगाई को रोकने में हम नहीं समझते हैं कि अभी तेजस्वी जी सफल होंगे। यदि ये चीज़ें बनी रही तो मैं आज आपको कह सकता हूँ दावे के साथ कि पोलिंग के दिन भी जो ईबीसी को ये पुटिया के ले जाएंगे, उस दिन बदल जाएगा। आखिरी दिन बदल जाएगा। आखिरी दिन बदल जाएगा। इनके सभा में, मीटिंग में जातीय नेताओं का उभार चढ़ाव, गिराव, उतराव, अंतिम दिन पलटा मार देगा। तेजस्वी यादव के समर्थकों की लाठी का डर डरा रहा है अति पिछड़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो डर खत्म हो तो तेजस्वी सीएम है गारंटेड। तब हो सकते हैं, गारंटेड तो मैं नहीं कह सकता हूँ, तब उनका प्रबल दावेदारी हो सकता है। वो अपने ये को बदल नहीं पाए हैं, वो बेचारे लाचार हैं, चाह के भी नहीं बदल पाए। चाह के, चूँकि यही खेती, इसी की खेती उन्होंने की, उनके पिताजी ने की है, इसी की खेती की है। एक कालखंड में जब हम एनडीए को हानि पहुंचाना चाहते थे, उस समय भी कई जगह का वोट तो हमने दिलवाया महागठबंधन को, जो हमारी ताकत थी उसका, लेकिन वो वोट छाती पर पत्थर दे करके लोगों ने दिया। वो कशक है। बाद में भी हमको कहते रहे बड़ा गलत करा दिल हो, हम कि तू न मानता हल, हम तो गुस्सा में हल, तू न मानता है, न गलती हो ले। तो ये भाव है। आपने कहा कि निष्पक्ष आप एनालिसिस करें, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सत्य है और ये अच्छी बात नहीं है। ये राजनीति के लिए भी अच्छी बात नहीं है, सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसका असर प्रशासनिक चीज़ों में भी जा रहा है, जिससे ये प्रदेश लाख प्रयास के बाद भी अभी लाठी का युग पूर्ण समाप्त नहीं हुआ है। चलिए, तो आप सुन रहे थे अरुण बाबू को। बड़े बेबाकी के साथ इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव की क्या है। तेजस्वी यादव अगर अपने लोगों को संभाल पाए, या जो अति पिछड़े समाज, दलित समाज के लोगों के बीच उनके लोगों का जो डर और भय
व्याप्त है उसको निकाल पाए, तभी सीएम बनने का सपना पूरा होगा।